दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे तीन ऐसे सेक्टर्स की जहां पे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ तीन स्टॉक्स का हम एग्जांपल भी लेंगे चीजों को समझने के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। ध्यान रखिए वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी भी तरह का सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सरकार द्वारा करीब करीब 11 लाख के आसपास यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पुश किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर 3 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को इंक्रीज करने का प्रावधान है 2029-2030 तक। इसके साथ ही साथ रेलवेज के लिए, हाईवेज के लिए कई सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिन चीजों को विस्तार करने के लिए, जिन चीजों में ग्रोथ लाना होता है, उन चीजों में सरकार द्वारा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। यानी कि सरकार भी वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के प्लान्स लेकर आती है और साथ ही साथ वहां पर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। तो ऐसे में रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के प्लान्स हैं और यहां पर हमें टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं। टेलविंड्स का मतलब कि कई सारे फ्रेट कॉरिडोर्स को सेटअप करना, ट्रैक की डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इसके साथ ही साथ स्टेशंस की रीडेवलपमेंट करना। तो ओवरऑल देखें तो रेलवेज का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अर्ली टू मिड स्टेज में है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं रेलवे सेक्टर की इरकॉन कंपनी के बारे में। तो इरकॉन हमने देखा कि ये 2023 में इसको मिला नवरत्न कंपनी का स्टेटस। इसके साथ ही साथ 2024 में इट क्रॉस्ड द मेजर टर्नओवर इन इट्स बिजनेस सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक तौर पर करीब करीब 405 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए। साथ ही साथ इंटरनेशनली देखें तो यहाँ पे करीब करीब 130 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स अभी एग्जीक्यूशन में चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट किया खासतौर पे। सो रेलवे टनल की कंस्ट्रक्शन की बात हो या ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की बात हो या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, रेलवे ट्रैक की डबलिंग की बात हो, यहाँ पर इरकॉन एक तरह से इनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में। प्रोजेक्ट्स है का मतलब क्या है कि इनके पास यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक होने के साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर बुक यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि रेलवे सेक्टर के लिए 75% के आसपास ऑर्डर बुक है, वहीं पे हाईवेज के लिए 19% एंड अदर सेक्टर्स के लिए यहाँ पे करीब करीब 6% के आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। जियोग्राफिकल वाइज देखिए तो डोमेस्टिक में करीब 91% और इंटरनेशनल तौर पर 9% के आसपास यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल एनालिसिस के लिए, किसी भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑर्डर बुक से हमें पता चलता है कि फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेशन के स्कोप है कंपनी के पास या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर्स दिसंबर 2022 में करीब 73% के आसपास थे, यहाँ पे पब्लिक 22% के आसपास थी और यहाँ पे केवल और केवल 4% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। अब ध्यान देते हैं कि इसमें ओवर लास्ट 3-4 ईयर्स क्या हुआ है। तो दिसंबर 2024 में 65% हो चुके थे यहाँ पे प्रमोटर्स, 29% पब्लिक और 5-6% के आसपास हो चुकी थी यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज। सितंबर 2025 की बात करें तो 65% के आसपास प्रमोटर्स है, 29% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 6-7% के आसपास एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे रेलवे सेक्टर की बात। अब किस और सेक्टर में एक तरह के टेलविंड्स देखने को मिल सकता है? अब टेलविंड्स क्या होता है? जहां पर फेवरेबल कंडीशंस होती है उस बिजनेस सेगमेंट के ग्रोथ के लिए, उस बिजनेस सेगमेंट में रेवेन्यूज के एक्सेल करने के लिए। तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के साथ ही साथ फाइनेंस, एनबीएफसी सेक्टर हमने देखा है कि मेजर जो पोर्शन है निफ्टी 50 में वो मोस्टली एनबीएफसीज, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सभी का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी बैंक जो हुआ करती थी और जो कैपिटल फर्स्ट हुआ करती थी एक एनबीएफसी थी, इन दोनों को मिलाकर बनी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिर अल्टीमेटली हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी स्टॉक मार्केट में। एंड प्री मर्जर के पहले अगर हम देखें तो कैपिटल फर्स्ट के पास यहाँ पे करीब करीब 26,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था एंड आईडीएफसी बैंक के पास यहाँ पे करीब करीब 75,000 करोड़ के आसपास
टोटल लोन बुक था। यहाँ पे कस्टमर डिपॉजिट्स, रिटेल डिपॉजिट्स, कासा रेशियो मात्र 13% के आसपास था IDFC बैंक में। नेटवर्थ यहाँ पे दोनों का आप देख सकते हैं 2,900 करोड़ एंड 14,000 करोड़ के आसपास था। ये एज ऑन 30 सितंबर 2018 का डाटा है। अब रीसेंट डाटा पे अगर हम ध्यान दें मर्जर के बाद, तो यहाँ पे पोस्ट मर्जर फाइनेंशियल्स आप देखिए, लोन बुक मर्जर के बाद करीब 1,04,000 करोड़ का था, जो कि अब यहाँ पे हो चुका है 2,66,000 करोड़ का। साथ ही साथ कस्टमर्स डिपॉजिट यहाँ पे 4-5 गुना बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ रिटेल डिपॉजिट यहाँ पे करीब 20 गुना के आसपास इसमें वृद्धि हुई है। एंड कैसा डिपॉजिट यहाँ पे देखिए आप 20 to 25 टाइम्स के आसपास ग्रोथ हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ कैसा रेशियो यहाँ पर इंप्रूव होके 50% के आसपास हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने परसेंट CAGR ग्रोथ रेट दर्ज की गई है 2018 के बाद से ओवरऑल लोन बुक्स में, ओवरऑल कस्टमर डिपॉजिट्स में, कैसा रेशियो में एंड साथ ही साथ नेटवर्थ में करीब 15% के आसपास के CAGR की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे करीब 5.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ नेट NPA रेशियो आप देखिए तो 0.52% के आसपास है। ग्रॉस NPA रेशियो यहाँ पे 1.86% के आसपास है। एंड अगर हम देखें तो रेवेन्यूज में आपको 2017 के बाद से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि कंपनी 2019-2020 में नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें पिछले 3 सालों में आपको डिप देखने को मिल रहा है, यानी कि 3,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था 2023 में। 2025 में ये 1,800 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रमोटर्स 2023 में करीब 40% के आसपास हुआ करते थे। इसमें FIs एंड DIs यहाँ पे करीब 26% के आसपास थे एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट 29% के आसपास थी। तो ये बैंक भी अन्य बैंकों की तरह चलते हुए यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग को जीरो कर चुकी है। यहाँ पे कोई भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग नहीं रह गई है इस बैंक में। साथ ही साथ 35% के आसपास FIs हो चुके हैं, 21% के आसपास यहाँ पे DIs एंड 35% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही। ध्यान रहे 7.81% के आसपास अगर हम ध्यान दें तो ये करीब 7.81% गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर बैंक में। ठीक है, चलिए अब इसके साथ ही साथ फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हमें टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टोरेंट फार्मा के बारे में। तो टोरेंट फार्मा यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है मार्केट में, 7th इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में है, 7th पोजीशन पे ये पर्टिकुलर कंपनी। साथ ही साथ ब्राजील में नंबर 1 पे है एंड जर्मनी में नंबर 1 पे है। इकोनॉमिक सिचुएशन इसकी देखें तो आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू है। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 1,900 करोड़ रुपए के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 31% के आसपास है एंड नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे करीब 594 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। सो रेवेन्यू में अगर हम देखें तो ओवरऑल 14% के आसपास से रेवेन्यूज इनके ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी इनके रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर ध्यान दें हाफ ईयरली डाटा पर, तो हाफ ईयरली का डाटा यहाँ पे करीब 13% के आसपास के ग्रोथ रेट से रेवेन्यू में हमें ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेल्स 4,000 करोड़ रुपए के आसपास 2014 में हुआ करता था, ये 2025 में करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे करीब 844 करोड़ रुपए के आसपास 2014 में हुआ करता था, जो कि अभी 2,800 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। तो किसी भी बिजनेस में जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके पहले जब एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हम फंडामेंटल्स को तो एनालाइज करते ही करते हैं। फंडामेंटल्स एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता रहता हूँ अपनी वीडियोज में, वो तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में कैसी ग्रोथ हो रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मींस एटलीस्ट 5-6 साल का डाटा हम स्टडी करते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रमोटर्स देखें तो दिसंबर 2022 में 71% थे, FIs एंड DIs करीब 20% और 7% पब्लिक थी। और ये डाटा हमें 2025 का सितंबर 2025 का जो देखने को मिल रहा है 68% यहाँ पे प्रमोटर्स थे, यहाँ पे करीब 25% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिले थे और केवल 6% के 6.5% के आसपास यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। सो ऑल इन ऑल 2026 में जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर टेलविंड्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ किन सेक्टर्स में
सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड कंपनी का बिजनेस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑल इन ऑल हमें ध्यान रखना है बिजनेस पर, हमें ध्यान रखना है फंडामेंटल्स पर, हमें ध्यान रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, और हमें ध्यान रखना है ऑर्डर बुक पर। तो आई होप यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका इससे रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, जाते जाते यहाँ पर डिस्क्लेमर अगेन कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से थी, यहाँ पर किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।